आइए, तो इससे पहले अपनों ने यूएनओ को स्टार्ट किया था और यूएनओ में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से उसकी स्थापना हुई। जो भी सिस्टम था हमने सदस्यों को लेकर पढ़ा, स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद, इन सब पर हमने बात की। हमने सुरक्षा परिषद के संबंध में वीटो पावर को पढ़ा था। जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं उनको वीटो पावर होती है और वास्तव में ये सबसे इसका वीक पॉइंट है, क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूरे विश्व को 5 देश नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी मर्जी होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो नहीं है। तो ये एक तरीके से थोड़ा तानाशाही का प्रतीक हो जाता है। विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। इसी को देखते हुए यूएनओ में समय समय पर सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। कई बार बातें कही गई कि यूएनओ में सुधार करो और विशेष रूप से सुरक्षा परिषद में सुधार करो और ये वीटो पावर वाला जो सिस्टम है इसमें करो। ठीक है, यह मैंने आपको बताया कि 14 में से 15 भी बहुमत मिल जाए, लेकिन यदि इस 14 में से 5 शामिल नहीं है तो फिर पारित नहीं होगा। ये हमने बात की थी। यहां आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यदि कोई स्थायी सदस्य मत ना करे, मतलब मत ना करे, न्यूट्रल रहे, तटस्थ रहे, तो प्रस्ताव पारित हो जाता है। ठीक है ना, तो एक छोटा सा स्टार डाल के और लिख दीजिए, यदि कोई स्थायी सदस्य मत ना करे, वोट ना दे, अर्थात न्यूट्रल रहे, तटस्थ, यदि कोई स्थायी सदस्य मत ना करे अर्थात न्यूट्रल रहे, तटस्थ, तो प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो प्रस्ताव पारित हो जाता है। अर्थात इस स्थिति में वीटो पावर प्रभावी नहीं होती है। इस स्थिति में वीटो पावर प्रभावी नहीं होती है। इस स्थिति में वीटो पावर प्रभावी नहीं होती है। नई लाइन से लिखिए, यूएनओ में ब्रैकेट में लिखिए, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद यूएनओ में सुधारों को लेकर कोई बात नहीं, यूएनओ में शुरू यही से था। ब्रैकेट में लिखो, विशेषकर सुरक्षा परिषद यूएनओ में सुधारों को लेकर समय समय पर मांग उठती गई है। समय समय पर मांग उठती गई है। मांग उठती गई है। ठीक है, ये मांग उठती गई है। अब हमें थोड़ी सी बात ये करनी है कि सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता क्यों, कारण क्या है। ठीक है, लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए, सुरक्षा परिषद में
सुधार की आवश्यकता क्यों? बहुत आसान सी बातें हैं, आप समझ भी जाओगे, मैंने समय समय पर बताया भी है इसके बारे में। चलें? लिखिए 1945 से लेकर विश्व की व्यवस्था में कई बदलाव हुए हैं। विश्व की व्यवस्था में कई बदलाव हुए हैं। ठीक है, देखिए कई बदलाव हुए हैं, सारा सिस्टम बदल गया। 45 से पहले की यदि आप बात करोगे, 47 से कह दो, 1950 कह दो, 1950 से पहले बहुत सारे देश ब्रिटेन के उपनिवेश थे। मतलब उस समय उपनिवेशवाद ज़्यादा था, आज नहीं है। आज सारे देश आज़ाद हो गए। कोई इक्का दुक्का बीच में कोई बैठा हो, उसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लगभग सभी देश स्वतंत्र है। तो जब ये बदलाव हुआ है तो फिर सुरक्षा परिषद में भी तो बदलाव होना चाहिए ना। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दीजिए, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं। उपनिवेशवाद की लगभग समाप्ति। ठीक है, फिर लिखिए विश्व की आर्थिकी में बदलाव। विश्व की आर्थिकी में बदलाव ओबियसली बात है। जो आपने तो भारत को देख लीजिए, 1947 में जो भारत था आज थोड़ी है, समझे ना। तो बदलाव आ गया ना भाई, उस समय अलग स्थिति थी, आज अलग स्थिति है। तो फिर भारत डिमांड कर सकता है भी मैं कहाँ हूं। उस समय तो ठीक है, मैं आज़ाद ही नहीं था, लेकिन अब तो मैं आज़ाद हूं। मेरे पास विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, मार्केट है, आयात निर्यात करता हूं, मेरे यहाँ भी वस्तुएं बनती है, मैं लोगों को, दूसरे अन्य देशों की सहायता भी करता हूं, जैसे कोरोना वैक्सीन। तो मुझे क्यों नहीं बनाया जाए। हम शांति की स्थापना में सबसे आगे रहते हैं। पाकिस्तान हमारे जो पड़ोसी देश है, ये हमें आतंकवाद रूपी जंजाल से कई बार तंग करते रहते हैं, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर एक शांति का परिचय देते हैं। हम युद्ध के समर्थक नहीं हैं, तो हमें बनाया जाए, ये डिमांड होती है। ठीक है ना। अब यदि देखो होता क्या है, ये वो डिमांड है जिसके तहत हम ये इससे स्थायी सदस्यता की मांग कर सकते हैं। अब यदि यहां पर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क जाए, फॉर एग्जांपल कोई युद्ध हो जाए और हम वहां पर पूरी, जैसे रूस यूक्रेन का हुआ वैसा हो जाए, तो हमारी सदस्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उसमें यह नहीं देखा नहीं गलती उसकी थी, ऐसे नहीं होता कभी। आपके युद्ध हुआ है, यहां लोग मारे गए हैं, आपके कारण पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, आपको कैसे स्थायी सदस्य बना दें हम। समझे ना बात को। कहते हैं ना भी, राजनीति में जो होता है व्यक्ति, हालांकि कहते हैं होता होता कुछ नहीं है, जो भी हेड हो, जिसको अध्यक्ष बनाया जाता है, उसमें सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। समझे ना, सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। किसी को गुस्से वाले को बना दो, अध्यक्ष बना दो, उजाड़ के छोड़ देगा ना वो। ठीक है ना। अपना घर जो है हमारे बड़े बुजुर्ग संभालते हैं, हमारा दादा संभालता है, हमारे पिता संभालते हैं, तो हम बचे हुए हैं। ठीक है, अपने खुद को लेके देख लो, दूसरे दिन ही पड़ोसी के साथ लड़ाई कर लोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो आधार होता है ये। चलिए जी, दूसरा लिखिए
दूसरा लिखिए, सोवियत संघ का विभाजन। सोवियत संघ का विभाजन। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर यूएसएसआर का नाम आता है। ये बहुत शक्तिशाली संगठन था। टोटल 15 सदस्य थे इसके। याद कीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर पूरी डिटेल दी हुई है, कौन कौन से 15 सदस्य थे, सारा बताया हुआ है, पन्ने उठा के देखना। तो ये विभाजित हो गया। अब 15 देश, जिसमें से एक रशिया है अंदर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सब जितने स्थान है वो सारे उसके अंदर। तो कितना मजबूत एक तंत्र था ये, वो विभाजित हो गया। ठीक है, तो फिर अपने आप में रशिया फिर एक अलग शक्ति के रूप में उभर कर हमारे सामने आया। तीसरा लिखिए, अमेरिका वर्तमान में सबसे ताकतवर देश है। वर्तमान में सबसे ताकतवर देश है, लेकिन वर्तमान में इसे विभिन्न देशों से चुनौतियां मिल रही है। ठीक है, समझ रहे हो? आप देखिए, 1945 में अमेरिका ने अकेले सारे देशों को इकट्ठा किया और यूएनओ खड़ा कर दिया। भाई, कोई व्यक्ति है, उसने पूरे देशों को एक साथ ले आया। पावर तो है तभी तो लेकर आया है, ऐसे थोड़ी ला सकते हैं, समझे ना? तो एक महाशक्ति है वो, उस टाइम था। लेकिन उस टाइम तो चाइना भी आज़ाद नहीं हुआ था, भारत भी आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन अब स्थितियां अलग है। अब चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है, कुछ दिशा में भारत भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन चाइना और अमेरिका का ज़्यादा कॉम्बिनेशन फिट बैठता है वर्तमान संदर्भ में। तो स्थितियां बदल चुकी है, विभिन्न देश चुनौतियां दे रहे हैं। और वर्तमान में यदि आप देखोगे, भारत और चीन, लिख दीजिए, भारत और चीन विश्व में महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। ठीक है, आइए पांचवा लिखिए, एशिया की अर्थव्यवस्था में बहुत तेज गति से वृद्धि हो रही है। तेज गति से। देखिए, वर्तमान में आप यदि अफ्रीका को देखोगे, संसाधन तो बहुत ज्यादा है लेकिन डेवलप नहीं कर पाया। और भी कोई देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। यदि आप साउथ अमेरिका देखोगे तो आपको ज्यादा ब्राजील खड़ा हुआ दिखेगा, इससे ज्यादा कोई देश ऐसा आगे नहीं दिखेगा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये वैसे ही यूएनओ का
ये इसमें इसका काफ़ी योगदान रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एशिया जो पहले बहुत कमज़ोर था, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी सबसे ज़्यादा एशिया के अंदर ही थी, सबसे कमज़ोर था ये। पहले एक ही टॉप पर माना जाता था, यूरोप। आज भी यूरोप टॉप पर है, हालांकि छोटा सा है, लेकिन आज भी संसाधनों के मामले में, इकोनॉमी के मामले में यूरोप टॉप पर। आप देखिए, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, ये 4 महाशक्तियां तो इसके अंदर ही है, तो और पहले से ही है, तो मजबूत था ये। लेकिन एशिया भी अब प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसको भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। छठा लिखिए, यूएनओ के सदस्यता में यूएनओ के सदस्य देशों में बढ़ोतरी हुई है। यूएनओ के सदस्य देशों में बढ़ोतरी हुई है। कहाँ 51 थे, कहाँ 193 है, और फासला कितना है 45 से 2024। तो ये सब चीज़ें हमें संकेत देती है। एक थोड़ा सा आप ऐसे करना, सुरक्षा परिषद निकालना एक बार। प्रारंभ में 5 स्थायी व 6 अस्थायी थे स्टार्टिंग में। अब वर्तमान में 15 है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। प्रारंभ में 5 स्थायी और 6 अस्थायी थे। चलें, आइए। अब और भी इसका एक और महत्वपूर्ण कारण है कि आपको यूएनओ में विस्तार तो करना ही पड़ेगा, सुधार करना ही पड़ेगा, चेंजेस आपको करने ही पड़ेंगे। 7वां पॉइंट, इसको थोड़ा टिक कीजिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, विश्व में चुनौतियां वह समस्याएं बढ़ती जा रही है। विश्व में चुनौतियां व समस्याएं बढ़ती जा रही है। ठीक है, चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही है। कैसे देख सकते हो आप इसको? जैसे आतंकवाद, अब ये पहले नहीं होता था। ये 45 की जब आप बात करोगे ना, तो आतंकवाद रूप पहले नहीं था, अब हुआ ये। जनसंहार, लोग मरने लग गए, युद्ध होने लग गए, ठीक है ना भाई। देखो, ठीक है, युद्ध कम हुए, लेकिन रूस यूक्रेन के संदर्भ में इसे आप देख सकते हो। हमारे भारत की तरफ देखोगे तो 3 युद्ध तो हमने ही दे दिए। एक सैन्य विद्रोह दे दिया था कारगिल के नाम से, ठीक है, और छोटे मोटे आतंकवादी घटनाएं ये आप होती रहती है। तो अन्य देशों में भी ये स्थितियां होती हैं। पर्यावरण प्रदूषण, ऊर्जा समस्या, आप जानते हो ऊर्जा की समस्या हो रही है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, अब ये क्या है? ये एक तरीके से परंपरागत स्रोत है, ये खत्म होंगे ही होंगे भाई। ट्यूबवेल जो है, आप देखिए नीचे भूमिगत जल है, खत्म कर दिया ना अपनों ने। सोचता था कोई दिक्कत नहीं है जी, नीचे है, वो कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है, बहुत है नीचे पानी, अनगिनत है, लेकिन ख़त्म कर दिया। अब हम समुद्रों की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर समुद्रों को भी खाली कर देंगे। नहीं है, मतलब समस्याएं हैं,
और तो क्या है, आपको लगती नहीं क्या ये समस्या? ये नौतपा जो आप देख रहे हो, अभी इतनी गर्मी देख रहे हो, ठीक है ना, ऐसे दिख रहे हो जैसे जीवन में कुछ समस्याएं ज़्यादा ही हो गई है, अनसुलझी पहली की तरह दिखाई दे रहे हो, तो बताओ इसका कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ध्यान रखना। पर्यावरण प्रदूषण के तहत ही आता है आपके। क्लाइमेट चेंज ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है ये। मैंने कभी अपने यहाँ पर कोचिंग संस्थानों में ऐसे गर्मी के कारण कभी छुट्टी नहीं देखी मैंने, लेकिन वर्तमान में आप जहाँ आते हो आसपास कई संस्थानों ने दोपहर की क्लासें बंद कर दी, ऐसे चल रहा है ना भाई, एक बार आप रेस्ट करो घर पे। ये पहली बार देखा है मैंने, पहली बार देखा है मैंने ये। और मैंने पहले ऐसे सोचता नहीं था, मैंने ऐसे थोड़ी होता है मैंने कहा, लेकिन हो गया ये चीज़ें हैं। क्या दे दें आपको, हैं? क्या चाहिए, हैं? बताओ, देखो पढ़ लिया कर, ठीक है। तो ये समस्याएं हैं बेटा, इन समस्याओं के कारण हमें युवनों को विस्तार देना होगा, युवनों में थोड़े सुधार की आवश्यकता है, कैसे भी आप कह सकते हो। और ये सारी समस्याएं आप जानते हो, ऐसा कुछ नहीं, बस आपने रिटर्न किया है, तो आपके सामने कम से कम 7 पॉइंट हो गए। ये मूल रीजन है इसके। अब हम इसमें आगे प्रयास क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या चल रहा है। अब देखिए कैसे विश्व में स्थितियां गंभीर होती जाती है। आइए नई लाइन से लिखिए, G4, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, G4। G4 इसमें लिखिए यह एक अनौपचारिक संगठन है, अनौपचारिक संगठन है। आइए इसका उद्देश्य क्या है? सुरक्षा परिषद में सुधार, दूसरा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा, चलें। आइए ये जो G4 है इसमें कौन कौन शामिल है? ओबियसली 4 देश ही शामिल होंगे। इंडिया है, ब्राजील है, जर्मनी है और जापान है। मतलब ये देश दावा कर रहे हैं। देखिए G4 के प्रयासों को, G4 के प्रयासों को या उद्देश्यों को, G4 के उद्देश्यों को, G4 के उद्देश्यों को सुप्रीम कोर्ट ने
तो यार पता नहीं नाम आ रहा है मेरे ये बिल्कुल भी। यूएनओ ने G4 के प्रयासों व उद्देश्यों को यूएनओ ने, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखना, महासभा, यूएनओ ने शामिल किया। ब्रैकेट में लिख दीजिए वर्ष 2015। चलें, आइए, मतलब इनकी जो डिमांड है इसको यूएनओ ने स्वीकार किया है कि हम देखते हैं, रिसीव कर लिया है कि हाँ हम एक बार सोचते हैं हम। लेकिन एक और सामने आया, वो है कॉफी हाउस। कॉफी हाउस, ठीक है ना, इसको आप कॉफी क्लब भी कह सकते हो। ठीक, ये क्या है, इसका गठन हुआ 2005 में और ये गठन हुआ G4 के खिलाफ। आइए, अब ये क्या कहता है, कॉफी क्लब क्या कहता है, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है जो चल रहा है, और यदि कर रहे हो तो हमें भी शामिल करो, हम कोई बुरे थोड़ी दिखते हैं। ये वाली बात है। अंदाजा लगाओ इसके अंदर कौन हो सकता है। लिखिए पाकिस्तान। पाकिस्तान, वो कह रहे हैं हमें भी शामिल करो। पाकिस्तान, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इटली, एक और लिख दो कनाडा। ऐसे बहुत सारे देश हैं, मुख्य रूप से मैंने आपको नाम बता दिए। ठीक है, ये है जी आपका G4 पे थोड़ा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है G4 के संबंध में। चलिए अब आ जाइए, तीसरी संस्था लिखिए, आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसमें लिखिए इसके तहत, इसके तहत इसमें थोड़ा सदस्यता का ध्यान रखना है आपने, अभी बात करते हैं। लिखिए इसके तहत नवीन सोच को, नवीन सोच को बढ़ाया जाता है। नवीन सोच को बढ़ाया जाता है और आगे बढ़ने के तरीकों पर चर्चा होती है। आगे बढ़ने के तरीकों पर चर्चा होती है।
ठीक है। आइए, जैसे मैंने आपको बताया भी हुआ है, मैंने आपको ये बताया हुआ है SDG, SDG याद करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। टोटल कितने हैं? 17। 2-3 जगह ये करवाता हूँ मैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही पूछ लेते हैं 13वां कौन सा है, 15वां कौन सा है, 10वां कौन सा है, 5वां कौन सा है, ऐसे पूछ लेते हैं। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। ये जो SDG है, इसका जो क्रियान्वयन करता है, क्रियान्वयन का मतलब होता है इम्प्लीमेंट, वो ये परिषद करती है। ठीक है, महासभा ने इसको पारित किया है, वो एक अलग बात है, लेकिन इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी, इंप्लीमेंट की जिम्मेदारी इसके पास है। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे आप उससे इसका उद्देश्य समझोगे, ठीक है ना। जैसे जल में जीवन, भूमि पर जीवन, ठीक है, गरीबी से निपटारा, ठीक है, भूखमरी समाप्त करना। अब देखो ये कैसे, गरीबी, भूखमरी समाप्त करना, ये आपके पर्यावरण सुरक्षा हो गई, भूमि पर जीवन, जल के अंदर जो जीवन है उसको हमने सुरक्षित रखना है, ये सारी बात चल रही है। तो ये कौन सी थीम आ गई? एक तरीके से आर्थिक और सामाजिक विकास की। ठीक है भाई, टेम्परेचर है, आप देख रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग इसी के तहत आ जाता है सारा। तो टेम्परेचर है, यदि ये टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो क्या ये आर्थिकी प्रभावित नहीं होती? बिल्कुल होती है, फसलें ही नहीं आएगी। सर्दी ज़्यादा हो गई तो फसल खराब हो जाएगी, गर्मी ज़्यादा होगी तो वैसे ही नहीं होगी। हर चीज़ का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तरह तरह की बीमारियां आ जाएगी, प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें ये सारी बातें लिखी हुई है, लिख दीजिए। जैसे SDG 17 का क्रियान्वयन, SDG का क्रियान्वयन आर्थिक व सामाजिक परिषद के द्वारा किया जाता है। SDG का क्रियान्वयन आर्थिक व सामाजिक परिषद के द्वारा किया जाता है, जबकि इसका निर्धारण महासभा ने किया था। दोनों बातें ध्यान रखो, जबकि इसका निर्धारण महासभा ने किया था। अभी SDG बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है ना। यहां मैं आगाह कर दूं, लिखाया हुआ है, करंट में भी है, सब जगह है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स के अंदर करवाता हूं, ये राजस्थान में भी करवाए हुए हैं। ये कुछ भी याद ना रहे, ये जो SDG है 17 के 17 आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए। 5वां कौन सा है, छठा कौन सा है, 7वां कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं, आ चुके हैं, राजस्थान के एग्जाम में भी आ चुके हैं। इसलिए ये लिस्ट आपको तैयार होनी चाहिए। 2030 तक हमने इसका लक्ष्य रखा है। ठीक, चलिए जी, कोई बात नहीं। अब आ जाइए इधर। ये जो आर्थिक व सामाजिक विकास परिषद है, इसमें जो सदस्य हैं ये है 54, 54 इसके सदस्य हैं। चले, आइए। अब ये जो 54 सदस्य हैं, इनका जो कार्यकाल होता है ये 3 वर्ष। चले, कार्यकाल 3 वर्ष है, इसके नीचे लिखो। लेकिन प्रत्येक वर्ष इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं और नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है।
और नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है। चले आइए, अब आइए, कार्यकाल हो गया, चुनाव वगैरह हो गए। कई एजेंसियां हैं जो इसके अंडर में काम करती है, मतलब इस परिषद के अंडर में कई एजेंसियां काम करती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है WHO। WHO इसके अंडर में काम करती है। जैसे हम कहते हैं ना UNO की संस्था है WHO, सही है। अब UNO में भी किस में बांटा गया है इसको? इस परिषद में। ये अंदरूनी बात होती है थोड़ी, तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, इस परिषद के तहत, इस परिषद के तहत कई एजेंसियां काम करती है। कई एजेंसियां काम करती है, जैसे WHO, यूनेस्को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, FAO, सब कराए हुए हैं आपको, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। चलें, आइए एक लाइन और लिखो। यह परिषद 3 सतत आयामों पर काम करती है। सतत मतलब अल्टरनेटिव, लगातार। आयाम, आयाम मतलब एप्टीट्यूड पर काम करती है। ये कौन कौन सी है? आर्थिक है, सामाजिक है, पर्यावरण है। आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण, इन पर काम करती है ये। चलिए, यहां पर एक बात लिखिए, यहां कोई जगह है तो सदस्य के नीचे कोई जगह निकाल लीजिए। लिखिए, भारत इसका सदस्य, भारत इसका सदस्य 2021-23 तक था। मतलब अभी पिछले साल ही इसकी सदस्यता समाप्त हुई है, अब नहीं है। भारत इसका सदस्य 2021-23 तक था। ठीक, चलिए, ये है जी आपका आर्थिक व सामाजिक परिषद। चौथा लिखिए, न्यासिता परिषद। न्यासिता परिषद, ठीक है ना। ट्रस्टीशिप काउंसिल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। चले, आइए अब देखिए, ये किससे निर्मित है? ठीक है, आप ये भी कह सकते हो इसके सदस्य कौन है। ठीक है, तो इसमें क्या कौन से हैं? 5 स्थायी सदस्य जो मैंने आपको लिखाए थे ना, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, ये इन्हीं से ही बनती है ये। ठीक है ना, इसी में बनती है ये। अब लिखिए, उद्देश्य, उद्देश्य
इसमें लिखो इनका उद्देश्य क्या बात कौन सा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गैर स्वशासन वाले क्षेत्रों में, गैर स्वशासन वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गैर स्वशासन वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करना। ठीक है, मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ऐसे कई देश थे जो आज़ाद नहीं थे, जिनमें स्वयं का शासन नहीं था। उन देशों में इन्होंने स्वयं का शासन लागू किया। अंतिम रूप से जो इन्होंने काम किया था वो 1994 में प्लाऊ नामक देश के लिए किया था। लिख दीजिए, 1994 में प्लाऊ की स्वतंत्रता के बाद, प्लाऊ की स्वतंत्रता के बाद, प्लाऊ की स्वतंत्रता के बाद इसका काम समाप्त हो गया। ठीक है, नई लाइन से लिखिए, अर्थात वर्तमान में यूएनओ में, वर्तमान में यूएनओ में 6 की बजाय 5 अंग सक्रिय है, एक्टिव है। समझे बात को? मतलब एक्टिव है, काम नहीं कर रहा है लेकिन है। ठीक है ना, काम नहीं कर रहा है लेकिन है, ये ध्यान रखना। एक और स्पष्टीकरण लिखो, स्टार डाल के लिखिए। 1994 के बाद इसे समाप्त करने का डिसीजन लिया गया। इसे समाप्त करने का डिसीजन लिया गया। इसे समाप्त करने का डिसीजन लिया गया, लेकिन यह लागू नहीं हुआ। अब समझ गए होंगे, लेकिन यह लागू नहीं हुआ। चले, लागू नहीं हुआ। तो वर्तमान में, हाँ, आपसे यदि ये कह दे कि वर्तमान में यूएनओ में कितने अंग सक्रिय है, फिर 5 आएगा। लेकिन यदि ये ऐसा कह दे कि यूएनओ में अंग कितने हैं, तो 6। बकायदा यहां मैंने आपको स्पष्ट किया है कि इसे समाप्त करने का डिसीजन लिया गया था, लेकिन यह लागू नहीं हुआ। ठीक है, और यहां हमने क्या कहा, 6 की बजाय 5 अंग एक्टिव है। ठीक है ना, आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारे घर में 5 कमरे हैं और एक स्टोर है, तो स्टोर को हम कभी कभी खोलते हैं। समझे ना, ऐसे कह सकते हो आप इसको। क्लियर? आइए अब 5वां लिखिए,
5वां लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट। आइए अब देखिए, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट है ये पहले नहीं था, मतलब 1949 में ये नहीं था, इसको बाद में शामिल किया गया था। इस कारण से कई बार इसकी स्थापना पूछ ली जाती है। इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1946 के अंदर, ये पूछ ली जाती है। चलिए, इसका जो उद्देश्य है वैसे आप सभी जान गए होंगे। उद्देश्य में लिख दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विवादों का निपटारा करना। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विवादों का निपटारा करना। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विवादों का निपटारा करना। ठीक, विवादों का निपटारा करना इसका है जी। इसका जो हेड ऑफिस है, भगवान जाने ये क्यों पूछते हैं, लेकिन खूब पूछते हैं ये, और लगभग सभी बच्चे इसको जानते हैं। इस कारण से इसमें खुश होने वाली इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस दिन ये क्वेश्चन आता है लगभग सभी करके आते हैं। जो ये भी नहीं करके आता है वो सोचने वाला विषय है उसके प्रति। उसके लिए बाकायदा कोई समिति गठित की जाएगी, जैसे न्यायशीता परिषद, उसके लिए वापस सक्रिय किया जाएगा, हेग नीदरलैंड। चलिए, अब इसमें जो सदस्य होते हैं, ठीक है, आप इनको न्यायाधीश भी कह सकते हो। ये होते हैं 15, टोटल 15 होते हैं। ये 15 सदस्य होते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने सदस्य होते हैं, कितने न्यायाधीश होते हैं। उसमें क्या था, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 15 न्यायाधीश। ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 14 न्यायाधीश, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 13 न्यायाधीश, ऐसे था। ठीक है ना, ऐसे पूछा था उसने। तो 15 तो सबको ही आता था, लेकिन ये 15 में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है या नहीं, ये सोचने वाला विषय था। तो ध्यान रखना, इस 15 में जो है अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है प्लस 13 सदस्य। ये ऐसे स्ट्रक्चर होती है इसकी। चले, आइए, ये जो अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। ठीक है ना, और ध्यान रखना, इसको आप मुख्य न्यायाधीश भी कह सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश भी कह सकते हो। चले, लेकिन ये जो होते हैं, ठीक है ना, इनका जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष होता है। ठीक है, जैसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग मत रखना। जैसे आपके क्वेश्चन आया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में
न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। ध्यान रखना, ये गड़बड़ी मत कर देना। आपको कि सर आपने 3 भी तो लिखाया था, ठीक है ना। वो मुख्य न्यायाधीश का है, और मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं? इसी में से आते हैं सामान्यतः, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है, कोई कहते आपने कहा था मैंने बना दिया उनको। ये 9 वर्ष होता है। इसके नीचे लिखना, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। रिटायर होते रहते हैं। और उनका चुनाव, और नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है। और नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है। चले, आइए, यहां आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनके जो डिसीजन होते हैं, ये परामर्शदात्री होते हैं। एडवाइजरी होते हैं। चलें, देखिए, परामर्शदात्री का मतलब क्या है? ये केवल एक राय देते हैं, आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है। अब कोई देश नहीं मानता है तो वैसे डायरेक्ट ये कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सकते हैं? इसका अंतिम रूप यही होता है कि सदस्यता छीन लेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये रोक नहीं सकते उसको किसी भी तरीके से, समझे ना। परामर्शदात्री है, देश को बताते हैं ऐसा कर लो, ये ठीक रहेगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा ना करें। फिर विवेक खुद का होता है। ये इसका सबसे वीक पॉइंट है। मतलब अब जब इसने डिसीजन दे दिया, अब उसको मानेंगे नहीं तो उसका फायदा क्या हुआ? ठीक है ना। देश कोई मानता है, अच्छी बात है, हालांकि जनरली मानते ही हैं, कोई मना नहीं करता है। क्योंकि यदि हम यहां से यहां मना करेंगे तो आप सोचिए, हम 193 से दुश्मनी मोल ले ली हमने, उनका विरोध हो गया। कोई भी यदि अगेंस्ट जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, समस्या तो आएगी ना। तो अगेंस्ट जाता नहीं है कोई भी, मान जाते हैं। लेकिन ये परामर्शदात्री है, परामर्श दिया जाता है कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा कर दीजिए, ये है। अब देखिए, भारत के संदर्भ में इसको दौड़ना है। एक आपने नाम, 2 मिनट रुक जाइए, नाम सुना होगा, दलबीर भंडारी। क्वेश्चन भी आया हुआ है, राजस्थान में आया हुआ है, दलबीर भंडारी, ठीक है ना। ये यहां न्यायाधीश है, न्यायाधीश है, ये दूसरे कार्यकाल के लिए है ये। और राजस्थान में ये इसलिए पूछा गया क्योंकि इनका संबंध राजस्थान से है, इस कारण से। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए, वर्तमान में भारत से दलबीर भंडारी, दलबीर भंडारी इसमें न्यायाधीश है। भारत से दलबीर भंडारी इसमें न्यायाधीश है। दलबीर भंडारी इसमें न्यायाधीश है, ठीक है। ये है इनका संबंध राजस्थान से है। इनका संबंध राजस्थान से है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दीजिए जोधपुर, ठीक है।
ये लेटेस्ट है, इस पे आएगा क्वेश्चन। तो थोड़ा सा घुमाएगा तो क्या घुमा देगा, स्टार डाल के लिखिए, 3 न्यायाधीश जिनका संबंध भारत से रहा, मतलब समझ गए, पहले थे अब नहीं है, समझे ना, ये भी आपको बातें ध्यान रखनी है। टोटल 4 न्यायाधीश ही रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें 3 पहले रह चुके हैं। पहला लिखिए, लिखिए बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। नगेंद्र सिंह, नगेंद्र सिंह। फिर लिखिए रघुनंदन स्वरूप पाठक, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, ये जो नगेंद्र सिंह है, इनके आगे लिख दीजिए डूंगरपुर राजस्थान से संबंधित है। इनका संबंध डूंगरपुर से रहा है, मतलब राजस्थान से 2 गए हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर 2 गए हुए हैं ये। तो ये है जी आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विवादों का निपटारा करता है, ठीक है। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे भाई।